Hello friends, today's topic is organizational behavior. Today we are going to discuss meaning of organizational behavior and its theories. So let us start with the meaning. सबसे पहले guys हम करते हैं what is organizational behavior, what is OB. See, because organization is made up of human resources, therefore there is an immense need to understand the behavior of the organization as well as how or she performs in the organization. देखिए ऑर्गेनाइजेशन जो बेसिकली 3 वेरिएबल से बना हुआ है सॉरी पीपल स्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी. पीपल यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो एम्प्लॉयज़ जो है कंपनी में काम कर रहे हैं, स्ट्रक्चर जो वो फॉलो करते हैं कंपनी में अपनी टास्क परफॉर्म करने के लिए, और तीसरा है टेक्नोलॉजी. देखिए जो अगर ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन ही नहीं होंगे, पीपल ही नहीं होंगे, तो स्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को कौन मैनेज करेगा. तो इसलिए जो है ह्यूमन रिसोर्स को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में. अगर हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से नहीं समझेंगे, उसके अपने एम्प्लॉय के बिहेवियर को समझने में अनसक्सेसफुल रहेंगे, तो हम लोग जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट कंपनी में अर्न नहीं कर पाएंगे. बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इफेक्टिव रिसोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है ना. तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को अलग अलग लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, इंटरपर्सनल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे और इंटर ग्रुप लेवल पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. देखिए सब बेसिकली ओबी जो होता है ना, वो 3 बिहेवियरल साइंसेस से बना होता है: साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी. इसे हम डिटेल में नहीं करेंगे, जस्ट वो मैंने आपको बताने के लिए लिखा था कि जो बिहेवियरल साइंस होता है, जो एम्प्लॉई का बिहेवियर होता है, वो कैसे बनता है 3 चीज़ों से. इट्स अ मिक्सचर ऑफ साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी. तो हम लोग बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में उसे हर एक लेवल पे समझते हैं. इंडिविजुअल लेवल पे, कि इंडिविजुअल लेवल पे एक पर्सन की, एक एम्प्लॉय की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका क्या नेचर है, किस तरीके से वो जो है ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है. देन देर इज़ इंटरपर्सनल लेवल. इंटरपर्सनल लेवल में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक एम्प्लॉय का दूसरे पर्सन के साथ, दूसरे एम्प्लॉय के साथ कैसा बिहेवियर है. वो रूडली बात करता है या सॉफ्टली बात कर रहा है, सॉफ्ट स्पोकन है, या वो बहुत इंट्रोवर्ट है, या जो है वो बहुत ही एक्साइटमेंट से बात कर. तो यहाँ हम इंटरपर्सनल लेवल में ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज हिज बिहेवियर विद अदर पीपल. देन थर्ड इज़ ग्रुप लेवल. ग्रुप लेवल में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे देखिए कुछ लोग हेजिटेट करते हैं लोगों के साथ बात करने में. तो वो एक पर्सन के साथ भले ही बात कर ले, बट वो ग्रुप में बात करने के लिए थोड़े से हेजिटेट करते हैं. तो हम ये देखेंगे कि कुछ लोग किस तरीके से वो ग्रुप में जो है वो अपने बात करना पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं, किस तरीके की बातें करते हैं. देन इंटर ग्रुप लेवल जैसे कि देखिए हम लोग अपने कॉलेजेस में या स्कूल्स में हम लोगों के ग्रुप्स होते हैं, फ्रेंड्स के ग्रुप्स होते हैं. तो जनरली क्या होता है कि हमारी लाइक्स और हमारी डिसलाइक्स के अकॉर्डिंग हम लोग अपना ग्रुप बनाते हैं. कि हम अगर जो जिस तरीके का हमारा नेचर है, यूजुअली हम लोग उस तरीके का अपना ग्रुप बनाते हैं. और जो हमारी करेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है, वो अपोजिट ग्रुप वाले लोगों के साथ हम लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं. सो दिस इज़ इंटर ग्रुप लेवल की हमारी इंटरेक्शन जो है वो 2 ग्रुप्स में कैसी है. हम सिर्फ अपने ही ग्रुप में बात करते हैं या दूसरे ग्रुप के साथ भी इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं या नहीं करते हैं. सो बेसिकली हम ये सारी चीज़ें जो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो है एक ह्यूमन जो है वो बिहेव करता है ऑर्गेनाइजेशन में. क्योंकि अल्टीमेटली उसका जो इफ़ेक्ट है वो उसकी परफॉर्मेंस पे पड़ता है. क्योंकि एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ कॉन्शियस इंटरेक्शन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स. क्योंकि देखिए इंटरेक्शन भी ज़रूरी है बहुत, और हर लेवल पे होता है. तो अगर उसे हम नहीं समझ पाएंगे तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे. सो बेटर प्रोडक्टिविटी के लिए जो है कंपनी में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. चलिए नेक्स्ट नाउ अब हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की थ्योरीज जो हैं वो कम करते हैं. देखिए गाइस, बेसिकली देर आर 3 टाइप्स ऑफ थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. फर्स्ट इज क्लासिकल अप्रोच, नेक्स्ट इज नियो क्लासिकल एंड द थर्ड इज मॉडर्न अप्रोच. देखिए क्लासिकल अप्रोच में 2 थ्योरीज आती है: साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी. न्यू क्लासिकल अप्रोच जो है बेसिकली देखो, सबसे पहले क्लासिकल अप्रोच आया था फर्स्ट. उसके बाद क्लासिकल अप्रोच में जो डिसएडवांटेजेस थी या जो उसमें लूप होल्स थे, उसको ओवरकम किया नेक्स्ट नियो क्लासिकल अप्रोच ने.
न्यू क्लासिकल अप्रोच में बेसिकली गाइस 3 अप्रोचेस आती है। हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच आती है, एक बिहेवियरल साइंस अप्रोच आती है। उसके बाद द थर्ड इज़ मॉडर्न अप्रोच। ये है, इसमें गाइस 2 अप्रोचेस आती है, सिस्टम अप्रोच और कंटिजेंसी अप्रोच। तो ये जो है वो पूरी आपकी थ्योरीज़ है, 3 थ्योरीज़, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल और मॉडर्न। आज हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे क्लासिकल थ्योरी के ऊपर, जो कि सबसे पहले जो है वो ओरिजिनेट हुई थी। सबसे पहले जो हमारी थ्योरी आई थी ओबी में, और जो ओबी जो शुरू हुई थी, ओबी का जो फाउंडेशन था ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, तो उसमें सबसे पहली थ्योरी आपकी आई थी क्लासिकल थ्योरी। देखिए, तो इसे हम ट्रेडिशनल थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा मतलब टाइम पहले ये थ्योरी आई थी, तो इसमें थोड़ी सी ट्रेडिशनल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया है। देन इसको हम मशीन थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली एक मशीन कंसिडर किया जाता है और ह्यूमंस को उसके पार्ट समझा जाता है। तो इस तरीके से जो है वो ट्रेडिशनली वो काम होता था, इसलिए इसको मशीन थ्योरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट इसको हम स्ट्रक्चरल थ्योरी भी बोलते हैं और फिजियोलॉजिकल थ्योरी भी बोलते हैं। देखिए, अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए सिर्फ एक नाम याद रखना क्लासिकल थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सारे के सारे नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि क्लासिकल थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज ट्रेडिशनल थ्योरी, मशीन थ्योरी और स्ट्रक्चरल थ्योरी एंड ऑल्सो फिजियोलॉजिकल थ्योरी। सो नाउ वी विल डिस्कस साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, जो कि पहली थ्योरी है क्लासिकल थ्योरी की, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी बेसिकली वाज गिवन बाय एफ टेलर। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये इसको हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं। ये एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे, जो कि इन्होंने जो क्लासिकल थ्योरी थी वो दी थी। देखिए, मैनेजर्स अर्लियर फॉलोड रूल ऑफ थम इनर इंट्यूशंस टू टेक डिसीजंस, देयरफॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज प्रपोज्ड बाय अप्लाइंग स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स टूल्स टू इंक्रीज द आउटपुट क्वालिटी एंड रिड्यूस कॉस्ट एंड वेस्टेजेस। जो ट्रेडिशनल थ्योरी थी गाइस, ट्रेडिशनल थ्योरी में बेसिकली क्या होता था कि बाय हुक और क्रुक काम लिया जाता था। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन में उसको क्या, ऑर्गेनाइजेशन को एक मशीन समझा जाता था और ह्यूमन उसके पार्ट्स, उसके उसके जो है वो वेरियस पार्ट्स है किसके, मशीन के। तो बाय हुक और क्रुक वो उसके साथ काम करता है। अब देखिए, मशीन पे तो हम उसके साथ सेंसिटिव बिहेवियर तो नहीं अपनाएंगे, उसके साथ हम बहुत हार्ड बिहेवियर अपनाएंगे, तो बस वो अपनी काम उन्हें निकालना है, इस पे ध्यान देते थे। जो ये हमारी पुरानी क्लासिकल थ्योरी है। उसके बाद इसमें जो है वो जो डिसएडवांटेजेस थे उसको ओवरकम करने के लिए ये थ्योरी जो है वो एफ टेलर ने दिया था, कि हमें अपनी इनर इंट्यूशन के ऊपर काम नहीं करना चाहिए मैनेजर्स को, कि जो इनकी इनर इंट्यूशन बोल रही है उसके आधार पे हमें डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट करेक्ट। तो उन्होंने ये कहा था कि साइंटिफिकली हमें जो है वो डिसीजंस लेने चाहिए मैनेजमेंट में, जो कि साइंटिफिकली करेक्ट हो, उसमें लॉजिक हो, कॉज एंड इफेक्ट हो। ठीक है, तो टेलर क्या बोलता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मेन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। कि साइंटिफिक मैनेजमेंट ये बोलता है कि आप क्या करवाना चाहते हो अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने ह्यूमन बिहेवियर से आपको क्या करवाना है, वो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो, कि आपको क्या करवाना, और उसके बाद उसे देखना काम आपका बहुत ही इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट वे में हो और सबसे चीपेस्ट वे में हो, जिसमें सबसे कम आपकी कॉस्ट लगे और वेस्टेज जो आपकी रिसोर्सेज की है वो नहीं होनी चाहिए, और वो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दे। तो बेसिकली ये जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दिया था टेलर ने। अब टेलर ने जो है इसको ओवरकम किया था, और इसमें जो है उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए थे कि ये प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट में फॉलो होने चाहिए। टेलर ने ये दिए थे। अब हम ये डिस्कस करते हैं डिटेल में। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब कि रूल ऑफ थंब हमें नहीं अपनाना है, हमने ज़बरदस्ती मशीनरी जैसा जो है समझ के ह्यूमन के साथ काम नहीं करना है, साइंटिफिकली काम करना है। हमने उसको देखना है क्या सही है क्या गलत है, इंट्यूशन के आधार पर डिसीजन नहीं लेना है, और जो साइंटिफिकली सही है उसके हिसाब से हम काम करेंगे। देन हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि
हमें जो है वो सभी एम्प्लॉयज़ के साथ जो है कंप्लीट हार्मनी के साथ काम करना है। और जो मैनेजमेंट है और वर्कर है उन दोनों के बीच में जो है वो काइंडनेस होनी चाहिए, रूडनेस नहीं होनी चाहिए। उनके मेंटल रिवोल्यूशन पे जो है मैनेजमेंट को काम करना चाहिए और उनकी थिंकिंग को जो है मैनेजमेंट को ट्रांसफ़ॉर्म करना चाहिए, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ उनकी थिंकिंग को मोल्ड कर सके और बेटर प्रोडक्टिविटी निकाल सके। मैनेजमेंट शुड शेयर्स द गेन ऑफ द कंपनी विद देयर वर्कर्स सो दैट वो अपने काम को और भी ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव करे और मोटिवेट होकर परफॉर्म करे। देन नेक्स्ट इज़ कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन। देखिए जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि कोऑपरेशन होनी चाहिए लेबर और मैनेजमेंट के बीच में। ये नहीं होना चाहिए कि लेबर जो है वो अपने आप को अलग फ़ील करेगी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट ना फ़ील करे और मैनेजमेंट जो है अपना जो है वो सुपीरियर रोल निभाए सिर्फ़ और उनके साथ कोऑपरेट ना करे, उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं सुने, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को नहीं सुने कि वो किस जो है वो क्यों डिससैटिस्फाइड है या क्यों डिमोटिवेट। तो कोऑपरेशन जो है वो मैनेजमेंट में और लेबर में होना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्योंकि कंस्ट्रक्टिव सजेशंस मेड बाय द एम्प्लॉय शुड नॉट बी इग्नोर्ड एंड शुड बी रिवॉर्डेड। तो देखिए अगर कुछ भी वो सजेशंस देते हैं एम्प्लॉयज़, तो मैनेजमेंट को उसको एंटरटेन करना चाहिए, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। उन्हें ये लगना चाहिए कि हाँ, देयर इज़ अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन टू द लेबर्स ऑल्सो। Each division of workers and responsibility between worker and management should be responsible properly. And then there is standardization. जैसे कि हमने बोला कि इनर इंट्यूशन पे और रूल ऑफ थंब पे काम नहीं करना है, तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। कि मतलब स्टैंडर्ड के आधार पे कि जैसे एक यूनिट प्रोड्यूस किया तो उसके बेस पे हम उसको जो है रिवॉर्ड देंगे, 2 यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो जो जितना यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है उसके बेस पे उसे हम अवार्ड देंगे। देन नेक्स्ट इज़ साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। देखिए जब हम लोग सिलेक्शन करते हैं अपना एम्प्लॉइज़ की, वो साइंटिफिकली होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। हमें ऑर्गेनाइजेशन में जो है किस कि किस एम्प्लॉयी की कौन से स्किल की रिक्वायरमेंट है उसके बेस पे हम उसकी सिलेक्शन करें और फिर उसको उस तरीके से ट्रेन करें। अगर हम अपने एम्प्लॉइज़ को ट्रेन नहीं करेंगे, वर्कर्स को ट्रेन नहीं करेंगे, तो वो जो है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएँगे। और वहीं हम अगर उन्हें एडवांस ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, साइंटिफिकली सेलेक्ट करते हैं और उनको मेंटल और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी उनको प्रॉपर प्रोवाइड करते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा रिटर्न अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को देंगे। देन नेक्स्ट इज़ फंक्शनल फोरमैनशिप। टेलर ने ये क्या कहा था कि जो है कंपनी में 8 बॉसेस होने चाहिए, फंक्शनल फोरमैनशिप कि जो है जिसको जो काम असाइन होगा वो उसी को जाके अपना जो है काम की रिपोर्ट देगा। जैसे कि तो उन्होंने क्या किया था कि 8 बॉसेस असाइन किए थे कंपनी के अंदर, जो अलग-अलग सेक्शन, अलग-अलग पार्ट को सँभालेंगे। जैसे कि रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, कॉस्ट, ये सब एग्ज़ाम्पल है, कॉस्ट एंड टाइम क्लर्क, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर, रिपेयर बॉस, शॉप डिसिप्लिनरी। कि जो अब अगर रिपेयर वाला जो पोर्शन है वो उसका एक बॉस बना दिया हमने, लेबर का एक बॉस बना दिया, मटेरियल का एक बॉस बना दिया, प्रोडक्शन का एक बना दिया, एक हमने जो है मैनेजमेंट का बना दिया, एक हमने एचआर का बना दिया। तो इसलिए वो टेलर ने कहा था कि हम 8 बॉसेस बनाएँगे और वो अपने-अपने कंसर्न बॉस को जाके ही अपनी रिपोर्ट देंगे। तो इससे क्या है, कन्फ्यूजन भी नहीं होगा और काम भी जल्दी हो जाएगा और वो जो है उनका कम्युनिकेशन भी बहुत जल्दी जो है वो हायर अथॉरिटी के साथ हो जाएगा। उन्हें ये नहीं लगेगा कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स है जो एफडब्ल्यू टेलर ने दिए थे क्लासिकल थ्योरी को ओवरकम करने के बाद उसको सही करने के लिए, ठीक है। तो ये हमने इसके जो है वो प्रिंसिपल्स कर लिए हैं गाइस। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए कंपनी में, साइंटिफिक सिलेक्शन होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ की और फिर उसको ट्रेन करना चाहिए। देन फंक्शनल फोरमैनशिप है, यानी कि 8 बॉसेस हैं और जो आपका काम है आप उसी अपने बॉस को जाके अपनी चीज़ें कन्वे करोगे, आपको दूसरे डिपार्टमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट है साइंटिफिक मैनेजमेंट के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी।
एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जो है बेसिकली दी थी हेनरी फ्योल ने। हेनरी फ्योल जो है 1841 में जो है इनका बर्थ हुआ था, और ये जो है वो फ्रांस से बिलोंग करते थे। इन्होंने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी दी थी। This approach focuses on principles that can be used by managers to coordinate the internal activities of organization like planning, organizing, directing and cloning। देखिए अब जो हमने थ्योरी करी साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो बेसिकली है वो काम करता है बॉटम लाइन वर्कर्स के ऊपर, यानी कि मैनेजमेंट फंक्शनिंग पे काम नहीं करता है, वो जो लोअर लेवल जो प्रोडक्शन डिवीजन ऑर्गेनाइजेशन की है उस पे काम करता है। वो टॉप लेवल के लिए जो है वो थ्योरी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी बेसिकली जो है वो मैनेजरियल लेवल के लिए है, मैनेजमेंट फंक्शनिंग के लिए दी गई थी कि किस तरीके से मैनेजमेंट को बेटर परफॉर्म करना है और कैसे वो प्लानिंग करे, ऑर्गेनाइजिंग करे, डायरेक्टिंग करे, कंट्रोलिंग करे कंपनी में, ताकि हम लोग मैक्सिमम आउटपुट अर्न कर सके ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसलिए ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी हेनरी फ्योल ने दी थी ये बेसिकली टॉप मैनेजरियल लेवल के लिए दी गई थी कि किस तरीके से वो कंपनी में काम को और स्मूथ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा है मोर फोकस ऑन टॉप मैनेजरियल लेवल एंड सजेस्टेड क्वालिटीज़ टू अ मैनेजर, फिजिकल, मॉरल, एजुकेशनल नॉलेज। देखिए अब हमने पिछली थ्योरी में पढ़ा तो उसमें कहीं पे भी हमने ये नहीं देखा कि क्लासिकल थ्योरी में ह्यूमन की मोटिवेशन पे काम किया जा रहा है, फिजिकल उसकी जो है स्ट्रेंथ है उस पर काम किया जा रहा है, उसकी एजुकेशन पे काम किया जा रहा हो, उसके नॉलेज को एनहांस करने के लिए कोई काम किया जा रहा हो, उसको एंटरटेन करने के लिए कुछ किया जा रहा हो, एक्सपीरियंस पे काम कर, नहीं, ये सब चीज़ें हमने नहीं देखी। तो पुराने जो थ्योरी है, जो पहले की थ्योरी है, उसमें बेसिकली मेंटल स्टेटस जो है वो एक एम्प्लॉय का कैसा है वो नहीं ध्यान दिया जाता था। बट नाउ अ डेज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द मेंटल स्टेटस ऑफ द ह्यूमन ऑफ द एम्प्लॉयज़, क्योंकि अगर उनका मेंटल स्टेटस सही नहीं होगा, अगर वो मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे, सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो देन दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली इन द ऑर्गेनाइजेशन, और अल्टीमेटली इसका जो है वो इसका फ़र्क जो है या इसकी कमी जो है नज़र आएगी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसलिए नाउ अ डेज़ बहुत फोकस किया जाता है कि उनके हम रियल को एम्प्लॉयज़ को कैसे बूस्ट अप करें, उनकी नॉलेज को कैसे एनहांस करें। बहुत सारी स्किल्स और ट्रेनिंग दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को बूस्ट अप करने के लिए, उनके एक्सपीरियंस पे ध्यान दिया जाता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा परफॉर्म कर सके। चलिए ठीक है, तो अब हम हेनरी फ्योल ने जो 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के, उन्हें डिस्कस करते हैं डिटेल में। ये सब प्रिंसिपल्स बेसिकली दिए गए थे ताकि ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथली फंक्शन हो सके और बेटर रिजल्ट्स आ सके, मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट आ सके। तो सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। देखिए जैसे नाम से ही क्लियर है कि हेनरी फ्योल बोलता है वो जो है ज़्यादा स्ट्रेस डालते थे स्पेशलाइजेशन ऑफ जॉब्स के ऊपर, कि अगर सी इफ़ आई एम स्पेशलाइज्ड इन कंटेंट राइटिंग, सपोज अगर मेरा कंटेंट राइटिंग अच्छा है तो इट इज़ बेटर कि मुझे कंटेंट राइटिंग का ही काम दिया जाए, है ना। अगर वो मुझे अगर वो मुझे सपोज़ प्रोडक्शन के काम में डाल देते हैं तो मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं कंटेंट राइटिंग में अच्छी हूँ। तो वो मुझे प्रोडक्शन में डाल देंगे, कैमरा हैंडलिंग में अगर डाल देते हैं तो मैं अच्छे से काम नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो क्या है, उसके आधार पे जो है सब डिवीज़न करना, जो है डिवाइड करना काम, वो ये बोलते हैं कि डिवीज़न ऑफ वर्क जो होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए, और जो स्पेशलाइजेशन है एम्प्लॉय की उसके बेस पे ही होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज़ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए कई बार क्या होता है कि अपने सुपीरियर जो होते हैं, जो हमारे बॉस होते हैं, वो एम्प्लॉय को, अपने सबॉर्डिनेट को काम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने सबॉर्डिनेट को, कि शेयर कर देते हैं अपना थोड़ा सा वर्कलोड। तो देखिए अगर हमने अपने सबॉर्डिनेट को काम शेयर किया है कुछ, तो उसके साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो अथॉरिटी भी दें, क्योंकि अगर हम उसे उस काम करने की अथॉरिटी नहीं देंगे उसको, तो वो फर्दर अपनी प्रोसीजर्स प्रोसीड कर ही नहीं पाएगा। तो अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो अथॉरिटी भी देना ज़रूरी है। अगर अथॉरिटी दे रहे हैं किसी चीज़ की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना ज़रूरी है। फिर ये नहीं कि सिर्फ अथॉरिटी दे दिया आपने और ही इज़ नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज वर्क। तो दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथ फ्लो के लिए। देन प्रिंसिपल ऑफ वन बॉस, यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड।
अब हमने पिछले साइंटिफिक थ्योरी में पढ़ा था कि 8 बॉसेस होने चाहिए, पर यहाँ पर हेनरी फ्योल बोलता है कि 8 बॉसेस होंगे तो बहुत जो है वो कन्फ्यूजन हो जाएगी जो है एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि एक कंपनी के अंदर हम एक गोल के ऊपर काम करते हैं, है ना? वी वर्क फॉर अ सिंगल गोल। सब सारे ऑर्गेनाइजेशनल जो भी एम्प्लॉयज़ है उनके सबके जो है एफर्ट को हम लोग मोल्ड करके एक गोल की तरफ काम करते हैं। तो एक बॉस होना चाहिए और 1 यूनिट ऑफ कमांड होना चाहिए, यानी कि एक ही जगह से हमें कमांड मिले ताकि कोई कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो ऑर्गेनाइजेशन में, और कोई भी लॉयल्टी को मतलब कोई खतरा ना हो, डिले ना हो, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो, या ओवरलैपिंग हो जाता है कई चीज़ों का। एक काम अगर दोबारा 2 बार हो गया तो देखिए अल्टीमेटली वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ कॉस्ट है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। तो ये बोलता है कि वन बॉस, एक ही बॉस होना चाहिए और एक ही जगह से हमें कमांड मिलनी चाहिए। तो इसलिए इससे क्या होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होगी, कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। देन नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सी फ्योल एडवोकेट्स वन हेड वन प्लान। देयर शुड बी वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज having similar objectives. There should be one plan of action for them and they should be under the charge of particular manager. Should be directed towards common goal because it leads to unify of action. देखिए अब यहाँ पे जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, जो एफर्ट्स होते हैं ना वो मेंबर्स के, वो एक ही डायरेक्शन में मूव होने चाहिए। ये नहीं कि अलग अलग उनको डायरेक्ट किया जा रहा है, डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तरीके से डायरेक्ट किया जा रहा है, नहीं, सबको एक ही हेड के अंडर और एक ही प्लान के लिए डायरेक्ट करना है, मोटिवेट करना है सारे एम्प्लॉयज़ को। देन नेक्स्ट इज़ इक्विटी। देखिए जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इक्विटी मतलब इक्वालिटी। कंपनी में इक्वालिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी के एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फाइड रहेंगे या उन्हें इक्वली फील नहीं होगा, उन्हें लगेगा कि जो है यहाँ पे बायसनेस हो रही है अमंग द एम्प्लॉयज़, तो यहाँ पे फेयरनेस नहीं है, काइंडनेस नहीं है, जस्टिस नहीं है, तो उन्हें बहुत डिससेटिस्फाइड फील करेंगे वो लोग, और फिर अल्टीमेटली जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो फेयरनेस होना, काइंडनेस होना कंपनी में बहुत ज़रूरी है। हम लोग जैसे देखते हैं कि हम कंपनी में जो है एम्प्लॉयज़ कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, सो देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन अकॉर्डिंग टू देयर एज, कास्ट, सेक्स एंड रिलीजन एंड रिलेशनशिप्स। तो कोई भी वो नहीं होना चाहिए, सबके साथ इक्वली बिहेव होना चाहिए। देन ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब यहाँ पर जो है वो ऑर्डर देना, मैनेजर को ऑर्डर देना नहीं है, ये थोड़ा-सा जो है डिफरेंट पॉइंट है। ऑर्डर में बेसिकली ये है कि जो प्रॉपर और सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होना चाहिए चीज़ों का। थिंग्स एंड पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक, ठीक है? जो है वो मटेरियल ऑर्डर और जो सोशल ऑर्डर है कंपनी का, वो सही होना चाहिए, सिस्टमैटिकली होना चाहिए। जहाँ जो चीज़ें रहनी चाहिए वहीं रहनी चाहिए, बहुत, और इधर-उधर बहुत वो नहीं होना चाहिए कि सिस्टमैटिकली नहीं है, तो उससे क्या है, काम करने में प्रॉब्लम आएगी कंपनी में। देन नेक्स्ट इज़ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जैसे हेनरी फ्योल ने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी में डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन मीन्स सिंसियरिटी, जैसे ओबीडियंस, रिस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी होना चाहिए, ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। कंपनी में देखिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए होते हैं, कुछ पॉलिसीज़ होती है, तो अगर आप उन्हें फॉलो नहीं करेंगे तो एक डिसिप्लिन नहीं हो पाएगा। अगर एक एम्प्लॉय ब्रेक करता है किसी रूल को, तो उसे पनिश करना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फिर यही जो है वो अगर बाकी लोग फॉलो नहीं करें, अगर हम चाहते हैं तो हमें डिसिप्लिन को फिर स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना है, ताकि कंपनी में जो है वो सिंसियरिटी बनी रहे। नेक्स्ट इज़ इनिशिएटिव। देखिए कई बारी हम लोग देखते हैं कि कंपनीज़ में कुछ, जैसे हम लोग, अगर हमारा कोई आइडिया है या हम कोई चीज़ इनिशिएट करना चाहते हैं, हम कुछ काम कर रहे हैं, तो हमारे पास कोई आइडिया आया है कि इसको ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं काम को, तो हम लोग जो है हेजिटेट फ़ील करते हैं कि इसको करें या नहीं करें, और फिर अगर हम लोग अपने बॉस के पास जाते हैं तो वो हम कई बार हमारी बात नहीं सुनते। तो इसलिए जो क्या है, कंपनी में इनिशिएटिव होना चाहिए, यानी कि अगर कुछ एम्प्लॉइज़ शेयर करना चाहते हैं बॉस के साथ, अपना आइडिया दे रहे हैं, तो उन्हें और प्रमोट करना चाहिए उस चीज़ के लिए कि वो इनिशिएटिव लें और उसको आगे प्रोसीड करें, जो है इससे वो उनके अंदर एक लीडरशिप जो है वो बनी रहेगी, मतलब, और उससे वो मोटिवेटेड रहेंगे और उन्हें लगेगा कि हाँ, उन्हें जो है रिकॉग्निशन मिल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी बात को सुना जा रहा है और उन्हें कंसिडरेशन भी मिल रहा है, तो इससे एम्प्लॉय जो है वो और मोटिवेट होगा। चलिए इनिशिएटिव के बाद अब हम जो है नेक्स्ट प्रिंसिपल्स करते हैं फ्योल के।
दैट इज़ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब है कि पेमेंट जो हम लोग वर्कर्स को करते हैं वो शुड बी फेयर, रिस्पॉन्सिबल एंड सेटिस्फैक्टरी रिवॉर्डिंग ऑफ द एफर्ट्स। जैसे भी हाँ, जो कंपनी में इनको रिवॉर्ड दिए जाते हैं, पेमेंट की जाती है, वो सेटिस्फैक्टरी होनी चाहिए, एम्प्लॉयर की भी और एम्प्लॉय की भी, दोनों। अगर ये सेटिस्फैक्टरी नहीं रहेगी, उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग, उनका वर्क जो असाइन किया है, फाइनेंशियल पोजीशन जो है उनकी क्या है, तो ये सब चीज़ें हम देख के उनको नहीं पेमेंट करेंगे उनका वेज रेट और उनके काम को देख के, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा कंपनी में, वो डिससैटिस्फाइड हो जाएगा एम्प्लॉय में। जैसा जो काम एम्प्लॉय कर रहा है उसके आधार पर उसको रेम्यूनरेशन पे करना चाहिए इक्वली, जितनी उसकी परफॉर्मेंस है। देन नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। देखिए, स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी कोई एम्प्लॉय को हमने रिक्रूट किया कंपनी में, फिर हमने उसको 10 दिन हम लोग ट्रेनिंग देते हैं प्रोडक्शन की, सपोज़ किसी मशीनरी की हमने उसको ट्रेनिंग दिया और फिर हम उसको 2 महीने बाद जो है उसको शिफ्ट कर देते हैं किसी दूसरे मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में। तो देखिए कि अनस्टेबिलिटी के उसमें वो काम नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली कंपनी का भी इसमें लॉस है कि हमने उसको ट्रेन किया, हमने उसको परफेक्ट किया, फिर हमने उसको जो है वो शिफ्ट कर दिया दूसरे डिपार्टमेंट में, तो वो वेस्ट हो गए उसको जो हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड करी, और फिर वो भी डिससैटिस्फाइड होगा क्योंकि वो जो है अगर स्पेशलाइज्ड है प्रोडक्शन के काम में और हम उसे मार्केटिंग में डाल देते हैं, तो उससे हम उसका 100% जो है एफर्ट नहीं निकाल पाएंगे। तो जो उसे असाइन किया गया है उसमें स्टेबिलिटी टेन्योर में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उसको हम बहुत ज़्यादा मूवमेंट जो है वो वन पोजीशन से दूसरी पोजीशन में बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देन नेक्स्ट इज स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब है कि जैसे कम्युनिकेशन होता है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में, तो वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो है वो असाइनमेंट होता है कि जैसे हॉरिजॉन्टली या वर्टिकल असाइंड होता है कि हाँ, मेरा सुपीरियर कौन है, मुझे किसको जो है वो इमीडिएट बॉस को रिपोर्ट करना है। अगर तो इस तरीके से जो बॉसेस असाइन किए जाते हैं कंपनी में, वो इस तरीके से होने चाहिए कि वो अपने सबऑर्डिनेट के साथ कम्युनिकेट करे। ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ़ उनको टॉप लेवल में ही जाके अपनी बात को कम्युनिकेट करना है। इससे क्या है, बहुत ज़्यादा उनका टाइम हो जाएगा, टाइम उनको लगेगा और उससे जो है वो बहुत डिले होगा काम में। तो उनको अल्टीमेट बॉस असाइन करना, मतलब हर डिपार्टमेंट में एक उनका इमीडिएट बॉस होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। देखिए, कंपनी में जितने भी कम एम्प्लॉयज़ आते हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, उनका डिफरेंट रिलीजन होता है, डिफरेंट कल्चर होता है, तो उनके जो है वो अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। कोई कंपनी में मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए कोई जॉब कर रहा है, कोई रिकग्निशन के लिए जॉब करता है कंपनी में, कोई ग्रोथ के लिए जॉब कर रहा है, तो सबका अलग अलग वो रहता है। तो हमें यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि सबके इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हमने कंबाइन करके कंपनी के गोल की तरफ जो है वो मोल्ड अप करना है, कि वो सबके हमने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हमने एक मोटिवेशन देना है उनको, और इस तरफ मोटिवेट करना है कि वो कंपनी के गोल के लिए ही काम करें। क्योंकि सब लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, पर ये काम है मैनेजमेंट का कि वो लोग उसको उनके इंटरेस्ट को मोल्ड अप करें कंपनी के इंटरेस्ट के लिए। देन देर इज़ एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है कि टीम स्पिरिट। देखिए, टीम स्पिरिट बहुत ही इम्पोर्टेंट जो ये पॉइंट है, क्योंकि एक इंडिविजुअल के एफर्ट्स इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करते ऑर्गेनाइजेशन में जितना एक टीम करती है। तो जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में भी हम लोग टीम में काम करते हैं, 10 लोगों की टीम है, 12 लोगों की टीम है, तो ऑब्वियसली कुछ अलग, जैसे हमने अभी देखा सब लोग अलग अलग इंटरेस्ट और अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं टीम में। हमें कुछ अपने कलीग्स पसंद नहीं आते हैं और अपने साथ वाले काम करने का तरीका हमें कई बार पसंद नहीं आता है। तो पर ये मैनेजमेंट का काम है कि हम उनके अंदर टीम जो है वो स्पिरिट बढ़ाएँ, कि वो टीम में काम करें, और जो है इतनी उनके अंदर पेशेंस होनी चाहिए कि वो टीम में परफ़ॉर्म करें और एक दूसरे की जो चीज़ें जो उन्हें पसंद अगर नहीं आ रही तो उसको वो इग्नोर करें, और जो है वो उनको प्रमोट करें हार्ड वर्क करने के लिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए सबके बीच में। नेक्स्ट इज़ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये जो है गाइस लास्ट
टॉपिक लास्ट प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल का 14th प्रिंसिपल, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या बोलता है कि एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। सेंट्रलाइजेशन मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट द टॉप लेवल, यानी कि अथॉरिटी कहाँ है, टॉप लेवल के हाथ में है, सिर्फ टॉप लेवल में टॉप लेवल के पास अथॉरिटी है किस चीज़ की डिसीजंस लेने की। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिस्पोजल ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन बोलता है कि हमें जो है अथॉरिटी सब लेवल पे देनी चाहिए, और सेंट्रलाइजेशन में क्या है, सेंट्रलाइजेशन में सिर्फ अथॉरिटी टॉप लेवल में है, सिर्फ टॉप लेवल लेगा, यहाँ पे और कोई नहीं ले सकता। और डिसेंट्रलाइजेशन में है क्या है, ऑल दी लेवल्स में रहती है, यहाँ पर ऑल दी सभी लेवल्स में हम कुछ ना कुछ जो है वो अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, ताकि वो इमीडिएटली अथॉरिटी से डिसीजन ले सके और काम जो है वो जल्दी कर सके। देखिए हेनरी फ्योल क्या बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ। डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स लाइक साइज ऑफ द बिजनेस, एक्सपीरियंस ऑफ सुपीरियर्स, डिपेंडेबिलिटी एंड एबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स एक्सेट्रा। देखिए सेंट्रलाइजेशन करना या डिसेंट्रलाइजेशन वो साइज़ पे डिपेंड करता है बिजनेस का या ऑर्गेनाइजेशन का। अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटा है, अगर सिर्फ 50 लोगों का छोटी एंटरप्राइज है, तो यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन से काम हो जाएगा कि हाँ इतना टाइम नहीं लगेगा एक लेबर को या एम्प्लॉय को कन्वे करने के लिए टॉप मैनेजमेंट तक, कि वो जो है काम बहुत देर तक रुक जाए, तो ईजिली यहाँ पे काम हो सकता है। लेकिन अगर बहुत आपकी बड़ी एंटरप्राइज है जो है वो 1000 एंड अबव या फिर इससे भी अबव जो है उसकी ब्रांचेस है ज़्यादा, तो फिर डिसेंट्रलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर उस केस में टॉप लेवल के पास ही सिर्फ अथॉरिटी रहेगी डिसीजन लेने की, तो फिर ऐसे में बहुत डिले होगा काम के लिए। तो अगर साइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो डिसेंट्रलाइजेशन होगा, तो कंपनी का काम जो है वो स्मूथली होगा, वो डिपेंड नहीं रहेंगे अथॉरिटी के लिए, वेट नहीं करना पड़ेगा उन्हें। सो गाइज दैट्स ऑल विद द प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल। आज हमने क्लासिकल थ्योरी को अच्छे से डिस्कस कर लिया, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी भी की हमने, और एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के प्रिंसिपल भी किए हेनरी फ्योल के। आई होप आपको ये सारे प्रिंसिपल्स अच्छे से क्लियर हो गए हों। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, और फिर हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में न्यू क्लासिकल थ्योरी को डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की। ओके, थैंक यू सो मच गाइज।